नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। चीन बना भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार, यूएसए को किया पीछे, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जारी की रिपोर्ट। 11 मई को मना राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, पोखरण में हुआ था न्यूक्लियर टेस्ट। 1999 से भारत आयोजित करता है ये दिन। और आसियान के समझौते की रिव्यू मीटिंग हुई संपन्न, भौतिक उत्पादों को लेकर हुआ था समझौता। भारत के लिए अनफेयर हैं कुछ प्रावधान। आइए शुरू करें। भारत और चीन के रिश्ते डिफेंस के फ्रंट पर कितने ही नाजुक क्यों ना हो, व्यापार के मामले में दोनों देशों के बीच साझेदारी गहराती जा रही है। हालिया खबर आ रही है GTRI यानी ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से। GTRI द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में यूएसए को पछाड़कर चीन अब भारत का सबसे बड़ा कारोबारी पार्टनर बन गया है। 2023-24 में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय कारोबार तकरीबन $118.4 बिलियन रहा। वहीं यूएसए और भारत के बीच ये आंकड़ा $118.3 बिलियन रहा। आंकड़ों में भले ही मामूली अंतर है, लेकिन ये डिफरेंस बिलियंस का है, तो पॉइंट की वैल्यू से भी बड़ा अंतर आ जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि चीन भारत का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर कोई पहली बार बना हो। भारत की कॉमर्स मिनिस्ट्री के मुताबिक 2013-14 से 2017-18 तक चीन भारत का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर था। इसके अलावा 2020-21 में भी चीन टॉप ट्रेडिंग पार्टनर रहा है। 2021-22 और 22-23 में यूएसए भारत का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर रहा। वहीं 2023-24 में चीन पहले नंबर पर तो यूएसए दूसरे नंबर पर है। वहीं यूएई तीसरे, रूस चौथे, सऊदी अरब पांचवें और सिंगापुर छठे नंबर पर काबिज है। GTRI की रिपोर्ट के मुताबिक भारत द्वारा चीन को किए जा रहे निर्यात में 8.3% की वृद्धि हुई है। भारत से चीन को किए जा रहे निर्यात में मुख्य क्षेत्र हैं लौह खनिज, कॉटन फैब्रिक, हैंडलूम, मसाले, फल, सब्जियां। इनके निर्यात में सकारात्मक वृद्धि देखने को मिली है। वहीं चीन से भारत में किए जा रहे आयात में 3.24% की वृद्धि हुई है। भारत चीन से टेलीकॉम, स्मार्टफोन पार्ट्स, फार्मा और एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स का आयात करता है। भारत और चीन के रिश्तों के इतिहास की बात करें तो 1 अप्रैल 1950 को भारत नॉन सोशलिस्ट ब्लॉक से आने वाला पहला देश था जिसने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। 1994 में भारत और चीन के बीच डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए थे। भारत और चीन NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक में साथ हैं। NDB का मुख्यालय शंघाई में है। 2022 में इसका इंडिया रीजनल ऑफिस भारत के गुजरात में खोला गया। अगस्त 2022 तक के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने NDB से सबसे ज्यादा धन उधार लिया है। मई 2014 में चीन ने भारत को AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की सदस्यता के लिए आमंत्रित किया था। 2016 से भारत AIIB में सदस्य के तौर पर शामिल है। AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। इसका मकसद एशिया में सामाजिक और आर्थिक परिणामों में सुधार लाना है। इसका मुख्यालय चीन के बीजिंग में है। इसने अपना कामकाज साल 2016 से 57 संस्थापक सदस्य देशों के साथ शुरू किया था। इन 57 सदस्यों में 37 क्षेत्रीय और 20 सदस्य गैर क्षेत्रीय थे। वर्तमान में इसमें 103 से ज्यादा सदस्य देश शामिल हैं, जो कि दुनिया की लगभग 79% जनसंख्या और 65% GDP का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2019 में UPSC की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए एक सवाल को देखते हैं। सवाल पूछा गया था एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। AIIB में 80 से ज्यादा सदस्य देश शामिल हैं। AIIB में भारत सबसे बड़ा शेयरधारक है। AIIB में एशिया से बाहर के सदस्य देश शामिल नहीं हैं। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव करना था। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही जवाब है इसका विकल्प A। इतिहास का कोई भी दौर रहा हो या आज का वक्त, जो देश दुनिया के सामने अपनी कहानी बेहतरीन तरीके से पेश कर पाए या अपने हिस्से की कहानी कहने का मौका जिन्हें मिला, वो नेतृत्व करने वालों में शामिल हो गए। यूरोप के देशों ने खुद को सभ्य बताया, दुनिया की तमाम सभ्यताओं को खारिज कर दिया।
दूसरे देशों में जाकर कब्जा करने वाले यूरोप के देश अफ्रीका और एशिया के देशों को बताते रहे कि सभ्य होना क्या है। यूएसए ने अपनी कहानी में खुद को सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक बताया, इतना लोकतांत्रिक कि दूसरे देशों के लोगों को द्वारा चुनी गई सत्ता को बेदखल करके अपने पपेट लीडर्स को वहां सत्ता की कुर्सी दिलवा दी। कहने का मतलब ये कि अपनी कहानी दुनिया को बताने का मौका मिलना चाहिए हर देश को, ताकि वो अपने नजरिए से दुनिया को अपनी कहानी सुना सके। भारत की कहानी में ऐसा ही एक दिन है 11 मई का दिन। 11 मई का दिन भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 11 मई 1998 के दिन भारतीय सेना ने पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट को सफल अंजाम दिया था। भारत में प्रधानमंत्री के पद पर काबिज थे अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी जी ने 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया और 11 मई 1999 से इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई। इस दिन को मनाने का मकसद है भारत द्वारा तकनीक के क्षेत्र में की गई प्रगति को हाईलाइट करना। साल 2024 में इस दिन के लिए TDB यानी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ने एक इवेंट आयोजित किया। इसकी थीम थी प्रमोटिंग क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजीज फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। आपको बता दें कि TDB भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर काम करता है। ये एक सांविधिक संस्था है। सांविधिक संस्था क्यों है? क्योंकि इसका गठन संसद के एक एक्ट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड एक्ट 1995 के जरिए किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सचिव इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन यानी पदेन अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष सहित इसमें कुल 11 सदस्य होते हैं। एक्ट में इसके कार्य बताए गए हैं, साथ ही ये केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए कार्यों को करने के लिए भी जिम्मेदार है। TDB तकनीक के लिहाज से एक अहम संस्था है। देश में जो भी औद्योगिक संस्थाएं स्वदेशी तकनीक को विकसित करने या उनका कॉमर्शियल एप्लीकेशन तैयार करने का काम करती हैं, TDB उनको वित्तीय सहायता मुहैया कराता है। यहाँ एक और बात जान लें कि 11 मई को ही सरकार ने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों की घोषणा करने की बात भी की थी। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा हुई नहीं है। इन पुरस्कारों को शुरू करने की बात बीते साल से ही की गई है। साल 2024 में इनकी शुरुआत की जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। इनमें विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर और विज्ञान टीम शामिल हैं। विज्ञान रत्न में वैज्ञानिकों के लाइफ टाइम अचीवमेंट्स को सम्मान दिया जाएगा। विज्ञान श्री किसी क्षेत्र विशेष में वैज्ञानिकों के योगदान के लिए दिया जाएगा। विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर में युवा वैज्ञानिकों को उनके क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। और विज्ञान टीम के तहत 3 या उससे ज्यादा लोगों की टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। ये पुरस्कार 13 डोमेन्स में दिए जाएंगे। इनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेडिसिन, गणित और कंप्यूटर विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, इंजीनियरिंग साइंसेज, कृषि विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, तकनीक और नवाचार, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी शामिल हैं। सरकार के मुताबिक विज्ञान के हर क्षेत्र को शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही पुरस्कारों में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। एक साल में केवल 3 विज्ञान रत्न पुरस्कार दिए जाएंगे। वहीं विज्ञान श्री की संख्या 25 और विज्ञान युवा पुरस्कार की संख्या 25 तक सीमित रहेगी। विज्ञान टीम पुरस्कार में 3 टीम्स को चुना जाएगा। केवल विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर में अधिकतम उम्र सीमा जो रखी गई है वो 45 साल तक रहेगी। भारतीय सेना में बनने वाले इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के रास्ते का एक और रोड़ा साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने अंतर सेवा संगठन कमान नियंत्रण और अनुशासन अधिनियम को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक को पिछले साल मॉनसून सत्र में संसद से पारित किया गया था। अधिनियम के तहत थल सेना, वायुसेना और नौसेना को मिलाकर इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाई जाएगी। तो आइए जानते हैं कि भाई क्या है ये इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। फिलहाल भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना का ढांचा अलग अलग है। ये वायुसेना एक्ट 1950, सेना अधिनियम 1950 और नौसेना अधिनियम 1957 जैसे अपने खुद के सेवा अधिनियमों द्वारा गवर्न होते हैं। इनके अपने अपने प्रमुख हैं और ये तीनों चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS को रिपोर्ट करते हैं। इससे तीनों अंगों के बीच योजना बनाने, संसाधन जुटाने और युद्ध अभियान चलाने में तालमेल की कमी महसूस होती है। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड में सेना के इन तीनों अंगों को एक साथ लाया जाएगा। इसके तहत थल सेना, वायुसेना और नौसेना के सभी संसाधनों की मौजूदगी एक साथ होगी।
इसका मकसद सेना में एकजुटता और तालमेल बेहतर करना है, क्योंकि इसके तहत तीनों सेनाओं की क्षमताओं को एक दूसरे से जोड़ दिया जाएगा। इससे युद्ध में इनका प्रदर्शन कई गुना बेहतर होगा। कारगिल युद्ध के बाद बनी कई समितियों ने कहा कि भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए सेना को इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने के बारे में सोचना चाहिए। युद्ध की बदलती प्रकृति और तीनों सेनाओं के बेहतर समन्वय के लिए इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड जरूरी भी है। अधिनियम के तहत 3 इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाई जाएगी। इनमें से एक पश्चिमी कमांड जयपुर में, जिसका काम मुख्य रूप से पाकिस्तान से लगी पश्चिमी सीमा पर नजर रखना होगा। उत्तरी कमांड लखनऊ में, जो चीन से लगी सीमाओं पर नजर रखेगी, और एक समुद्री थिएटर कमांड भी बनाई जा सकती है, जो देश की तटीय सीमाओं के बाहर समुद्री खतरों से निपटने का काम करेगी। एकीकृत थिएटर कमांड में एक वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और एक डिप्टी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति पर विचार किया जा रहा है। वाइस सीडीएस संभवतः जनरल रैंक का अधिकारी होगा, जो रणनीतिक योजना, क्षमता और खरीद संबंधी मामलों की देखभाल करेंगे। वहीं डिप्टी सीडीएस संभवतः लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का अधिकारी होगा, जो संचालन, खुफिया जानकारी और थिएटर्स के बीच संपत्तियों का समन्वय करेंगे। फिलहाल तीनों भारतीय सेनाओं के 17 कमांड हैं। थल सेना और वायु सेना के पास 7-7 और नौ सेना के पास 3। इसके अलावा 2 ट्राई सर्विसेज या त्रिसेवा कमांड भी हैं, जिन्हें 2001 और 2003 में पाकिस्तान के साथ कारगिल संघर्ष के बाद स्थापित किया गया था। एक अंडमान और निकोबार कमांड यानी एएनसी और दूसरा स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड यानी एसएफसी। एएनसी का नेतृत्व तीनों सेनाओं के अधिकारी करते हैं, जबकि एसएफसी भारत की परमाणु संपत्तियों के लिए जिम्मेदार है। थिएटर कमांड का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। दुनिया के कई देश इसे सेना में बहुत पहले शामिल कर चुके हैं। अमेरिका के पास फिलहाल 11 थिएटर कमांड्स हैं। इनमें से 6 पूरी दुनिया को कवर करते हैं। चीन के पास भी 5 थिएटर कमांड्स हैं, जिसकी पश्चिमी थिएटर कमांड भारत, मध्य एशिया और अफगानिस्तान पर नजर रखती है। रूस के पास भी 4 थिएटर कमांड्स हैं। ज्यादातर देशों में थिएटर कमांड का गठन भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर किया गया है। अमेरिका की 4 थिएटर कमांड कार्यकारी आधार पर संचालित की जाती है। हाल ही में AITGA यानी आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट की 4थी रिव्यू मीटिंग संपन्न हुई थी। इसमें भारत और आसियान के 10 देशों के प्रतिनिधि शामिल थे। ये इस समझौते के लिए की गई 4थी रिव्यू मीटिंग है। इस सिलसिले में अगली बैठक जुलाई 2024 में इंडोनेशिया में होनी है। देखिए, भारत और आसियान के बीच AITIGA 2009 में हस्ताक्षरित एक व्यापार समझौता है। यह समझौता फिजिकल गुड्स यानी भौतिक वस्तुओं के व्यापार को कवर करता है। यह सेवाओं के व्यापार पर लागू नहीं होता। ये बात ध्यान देने वाली। सेवाओं के लिए आसियान के साथ भारत ने अलग से समझौता किया है। तो सवाल है कि जब यह समझौता इतना पुराना है तो इसे लेकर मीटिंग्स क्यों की जा रही हैं? इसकी 2 वजहें हैं। पहली, दरअसल भारत और आसियान के बीच व्यापार घाटा बढ़ा है। देखिए, व्यापार घाटे से क्या मतलब होता है? व्यापार घाटे से मतलब होता है कि जब हम किसी देश से आयात ज्यादा करें, उसके मुकाबले हमारा निर्यात कम हो। आयात से मतलब दूसरे देश से सामान मंगवाना, निर्यात से मतलब किसी दूसरे देश को सामान बेचना या भेजना। अब आसियान के साथ भारत को जो समझौता भारत का है, उसमें निर्यात आयात दोनों बढ़े हैं, लेकिन आयात निर्यात के मुकाबले ज्यादा बढ़ा है। तो भारत के वाणिज्य मंत्रालय का कहना है कि इस समझौते के प्रावधान भारतीय उद्योगों के लिए अनफेयर हैं। दूसरी वजह है कि भारत को चिंता है कि आसियान के जरिए दूसरे देश भारत में अपना सामान भेज रहे हैं। देखिए, किसी भी देश या आर्थिक संगठन के साथ व्यापार समझौते का मतलब होता है कि दोनों पक्षों को कुछ रियायतें दी जाती हैं। ये रियायतें टैरिफ रेट्स में कमी या कुछ नॉन टैरिफ बैरियर्स को कम करके दी जाती हैं। लेकिन ये रियायतें तो उस देश या उस देश के समूहों को हासिल होनी चाहिए जिसके साथ हमने समझौता किया है। भारत की चिंता यह है कि आसियान के कई देशों में चीन का भारी निवेश है। अब भारत ये तो नहीं चाहेगा कि आसियान के साथ समझौते का फायदा चीन उठा ले। आपको बता दें, आसियान भारत का बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत के कुल वैश्विक व्यापार में आसियान की हिस्सेदारी 11% के आसपास है। आसियान यानी द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसका गठन 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया था। इसका गठन आसियान घोषणा या फिर बैंकॉक घोषणा के जरिए किया गया था। आसियान के संस्थापक सदस्यों में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड शामिल हैं। वर्तमान में आसियान में कुल 10 सदस्य हैं। इनमें ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, लाओस और वियतनाम शामिल है। आसियान का सचिवालय जकार्ता में है।
यहाँ एक और बात याद रखें कि तिमोर लेस्ते को आसियान के 11वें सदस्य के तौर पर शामिल करने को लेकर इन प्रिंसिपल मंजूरी मिल गई है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर सदस्य बनने में इसे वक्त लगेगा। आइए अब जल्दी से देखें आज रैपिड न्यूज में क्या है खास। भारत दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस पर प्रतिबंध हटाने की तैयारी में है। यह प्रतिबंध जल्द ही फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया FIU इंडिया द्वारा हटा दिया जाएगा। इसके अलावा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया ने भारत में व्यापार करने के लिए वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स के पंजीकरण को भी मंजूरी दी है। इसमें क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बिनेंस और कोकोइन शामिल हैं। दरअसल जनवरी में 9 ऑफशोर क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म्स को भारत में वेबसाइटों और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से संचालित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगर हम फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया की बात करें तो यह संदिग्ध वित्तीय लेन देन का विश्लेषण करने के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय एजेंसी है। इसकी स्थापना वर्ष 2004 में की गई थी। यह वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को रिपोर्ट करती है। कोयंबटूर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ने 2 बच्चियों में कावासाकी बीमारी का पता लगाया। कावासाकी रोग एक दुर्लभ हृदय रोग है। यह बच्चों में हृदय रोग के प्रमुख कारणों में से एक है, जो तेज बुखार और रक्त वाहिकाओं में सूजन का कारण बनता है। यह आमतौर पर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। इससे लिम्फ नोड्स, त्वचा और बच्चे के मुंह, नाक और गले में भी समस्याएं हो सकती हैं। इस रोग के होने के कारण अभी तक अज्ञात हैं। यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट्स के 19वें सत्र का आयोजन न्यूयॉर्क, अमेरिका में किया गया। इस फोरम ने अपने घोषणा पत्र में वनों की कटाई को तुरंत रोकने और 2030 तक भूमि क्षरण को रोकने पर जोर दिया। यदि हम इस फोरम की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी इकोसॉक द्वारा चलाई गई थी। यह सभी प्रकार के वनों के प्रबंधन, संरक्षण और सतत विकास के लिए कार्य करता है। भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 14 मई से 25 मई तक फ्रांस में किया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुसार भारत पहली बार कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत पर्व की मेजबानी करेगा। इस पर्व में भारत सरकार, राज्य सरकारों और उद्योग के सदस्य शामिल होंगे, जो विश्व की लीडिंग फिल्म मार्केट में भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी का प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा कांस में भारतीय मंडप भारतीय फिल्म समुदाय के लिए विभिन्न गतिविधियों में शामिल होने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। गृह मंत्रालय ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत 113 सड़कों को मंजूरी दी है। दरअसल चीन की सीमा से लगे कम से कम 168 गांव ऐसे हैं जहां सड़क संपर्क नहीं है, इसलिए इन इलाकों में कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए इन सड़कों को मंजूरी दी गई है। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक क्रियान्वित किया जाएगा। इस कार्यक्रम को उत्तरी सीमा पर स्थित गांवों को विकसित करने और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया था। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्र शामिल हैं। सर्टिन यानी साइबर सिक्योरिटी एजेंसी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने गूगल क्रोम 0 डे वल्नरेबिलिटी अलर्ट जारी किया था। इसके अलावा सर्टिन ने एप्पल आईट्यून्स के लिए भी इसी तरह की चेतावनी जारी की थी। इन दोनों में कई तरह की कमियां मिली हैं जो हैकर्स को यूजर्स की डिवाइस को कंट्रोल करने का मौका देती हैं, तथा इस तरह की कमियों से हैकर्स डिवाइस के आर्बिट्रेरी कोड पर भी कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। हालांकि गूगल क्रोम ने नए अपडेट में इन कमियों को दूर कर दिया है। यहाँ 0 डे वल्नरेबिलिटी का संबंध एप्लीकेशन या ऑपरेटिंग सिस्टम की उन कमियों से होता है जिसके बारे में उस निर्माता को पता ही न हो और उसके लिए कोई बचाव या पैच उपलब्ध न हो। जापानी पुरुष हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर पहली सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी अपने नाम की। जापान ने फाइनल मैच को पेनाल्टी शूटआउट से जीता। हालांकि इस मैच में पाकिस्तान जीत का बड़ा दावेदार माना जा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान 10वीं बार अजलान शाह के फाइनल में भाग ले रहा था। इसके अलावा पाकिस्तान ने अब तक 3 बार सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी भी जीती है। इस बार के टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लिया है। सामान्यतः भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में नियमित भागीदार रही है और भारत ने 5 बार सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी भी जीती है। भारतीय जिम्नास्ट सृष्टि खंडागले ने एशियाई चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। सृष्टि खंडागले एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। उन्होंने महिला इंडिविजुअल आयु वर्ग की श्रेणी में सिल्वर मेडल जीता।
यदि ट्रैम्पोलिन की बात करें तो इसका आविष्कार 1934 में एक अमेरिकी जिम्नास्ट जॉर्ज निसेन ने किया था। शुरुआत में अंतरिक्ष यात्रियों और एथलीट्स को अन्य एक्रोबैटिक खेलों के अभ्यास के लिए इसका उपयोग किया जाता था, लेकिन बाद में ट्रैम्पोलिन एक खेल के रूप में बेहद लोकप्रिय हो गया। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई, 28 फरवरी, 23 अगस्त या फिर 2 दिसंबर? अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश है? चीन, यूएसए, यूएई या फिर रूस? आइए देखें आपसे पिछले बुलेटिन में क्या सवाल पूछे गए थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहां स्थित है? हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई या फिर मुंबई? सही जवाब है विकल्प ए, हैदराबाद। अगला प्रश्न था, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी या फिर लाला लाजपत राय? सही जवाब है विकल्प ए। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।